एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 और 24 को ध्यान में रखते हुए भूगोल की यह श्रृंखला यूट्यूब पर सभी के लिए फ्री रहने वाली है, जिसमें पहले हम विश्व भूगोल, फिर भारत का भूगोल, फिर मध्य प्रदेश के भूगोल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी विश्व भूगोल के लिए हम क्लासेस ले रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मेरा ये मानना है कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद अपने कोर्स को शुरू करें। ठीक वैसा ही मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो बिल्कुल वैसे ही इरिटेट कर रहे हो जैसे कोई फिल्म शुरू होने से पहले प्रचार वाले इरिटेट करते हैं कि बस प्रचार दिए जा रहे हैं, फिल्म शुरू नहीं कर रहे हो। तो फिल्म आपके लिए क्या है? विश्व भूगोल में पर्वत, पठार, प्लेट टेक्टोनिक आपको कब सुनने को मिलेगा? आपके कान इसीलिए तरस रहे हैं। पर उससे केवल आपको संतुष्टि मिलेगी, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन वो काम करने से मिलेगा जिसमें आपको बड़ा ही बोरिंग लग रहा है, उबाऊ लग रहा है। तो जो मैंने आपको सिलेबस समझाया है, अधिकांश बच्चों ने वो सुना ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको सिलेक्शन से मतलब नहीं है, उनको कंटेंट से मतलब है। और जो बच्चे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, केवल कंटेंट को इकट्ठा करते हैं, मेरी नज़र में वो कंटेंट कलेक्टर बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर नहीं। तो यदि आप चाहते हो कि मैं पहले अटेम्प्ट में या जो मुझसे पिछले एग्जाम में गलतियां हों वो गलतियां दोबारा ना हों, इसीलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो। मैंने प्रयास भी किया है, विश्व भूगोल के सिलेबस को समझाया है, हालांकि उसका केवल एक ही पॉइंट समझाया है, भौतिक भूगोल के या प्रमुख भौतिक लक्षण। चूँकि उसी पर पूरी क्लास होने वाली है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बाकी के सिलेबस को हम एग्जाम के या क्लास के साथ ही समझते चलेंगे। तो हमने सिलेबस आपको समझा दिया है और अगर आप सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आप मेरे इस प्रयास को समझ रहे होंगे। अगर माहौल बनाने वाले होंगे तो मेरी क्लास में आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर तो आप 2 दिन के बाद मिलो तो माहौल बनाएंगे हम आपके साथ। तो सर सिलेबस के बाद अगला स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। पहले तो मैं सिलेबस पर बात करूंगा जो कि कर चुका हूं, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा कि देख लो भैया जिस भूगोल को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, डेप्थ में आते हैं, कठिन है कि नॉर्मल है। फिर उसके बाद हम लोग नोट्स बनाने का काम करेंगे, यानी कि हमारी क्लास है वो संभवतः कल से शुरू होगी, जिसमें पर्वत पठार हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, जो मैंने वादा किया था कि विश्व भूगोल मेंस की क्लास को हम 30 दिन में खत्म करेंगे, वो वादे पे अभी भी कायम हूँ। लेकिन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस की क्लास ले रहा हूँ ये, यानी कि जो मैंने कल सिलेबस समझाने की क्लास ली थी, एक तो वो हो गई, और एक आज जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये उस 30 घंटे में शामिल नहीं होगी, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। फिर नोट्स जब हम लोग बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो भी नोट्स बनते जाएं उनका रिवीजन करते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, क्योंकि जो मेंस है वो आंसर राइटिंग करने से ही निकलेगा। तो यदि आपको मेंस करना है तो दिन में 3 घंटे लिखने की कोशिश करो और यह प्रैक्टिस 6 महीने तक करते रहो। तो पहला काम हमने कर लिया है, सिलेबस समझ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लगाने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे सीधे 2016 से शुरू कर दे रहा हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि एमपीपीएससी की डिमांड क्या है और जो वो टॉपिक में दिए हैं क्या उसी के इर्द गिर्द प्रश्न बन रहे हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए जाना जाता है। अब ये जो किरकुक है, स्वाभाविक है कि यह खनिज संसाधन से संबंधित है और खनिज वाले टॉपिक विश्व भूगोल, भारत के भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल सभी जगह दिए गए हैं। अब किरकुक तेल उत्पादन से संबंधित है, तो खनिज में भी समझ में आया कि ईंधन वाले खनिज पर ज्यादा फोकस करना है। अब ईंधन में तेल हो सकता है, गैस हो सकती है ना, तेल, गैस और कोयला। तो हम ये कोशिश करेंगे अखबार पढ़ते समय कि ऐसा कोई क्षेत्र जहां तेल की प्राप्ति हुई है, कोयले की प्राप्ति हुई है, या ऐसा कोई क्षेत्र जो तेल, कोयला या ईंधन जो परंपरागत ईंधन के रूप में जाने जाते हैं उसके उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है कि दुनिया की नज़र में वो क्षेत्र आ रहा है, तो समझ जाना एमपीपीएससी के काम का है। एमपीपीएससी ने केवल किरकुक नहीं पूछा, इससे पिछले वाले एग्जाम में उसने कुजनेट्स पूछा था और इसके आगे वाले एग्जाम में उसने मंगला पूछा था। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि एमपीपीएससी तेल ईंधन से संबंधित क्षेत्रों को या फिर परंपरागत ईंधन से संबंधित क्षेत्रों को जिसमें कोयला, तेल और गैस शामिल है,
अगर कोई चर्चा में रहेगा तो उनके प्रश्न जरूर पूछेगी। एक निष्कर्ष ये निकला कि जब भी सर खनिज पढ़ाएंगे तो हम फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि परंपरागत ईंधन वाले क्षेत्र जो सर बोल रहे हैं उनको दिमाग में बैठाने और कम से कम 3 पॉइंट तो ऐसे बताने हैं जिससे हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। फिर अगला आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित कीजिए। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? एक प्रकार से स्थलाकृति है, भूआकृति है। सिलेबस उठाकर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको भौतिक लक्षण पढ़ के आना है, और भौतिक लक्षण का मतलब ये सिलेबस में मैंने बताया था भूआकृति। तो दुनिया में जितनी भी भूआकृतियां हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, उन सबको हमें कंप्लीट करके जाना है। तो सर ये कैसे कंप्लीट की जाएंगी? देखिए, जिस भी साल कोई पर्वत श्रेणी पूछी जाएगी या कोई स्थलाकृति पूछी जाएगी, उसके पीछे का कारण होगा कि वह क्षेत्र किसी ना किसी कारण चर्चा में रहा होगा। जैसे इस साल 2022 मेंस के एग्जाम में, यानी आज ही के दिन, आल्प्स पर्वत पूछा गया। अब आल्प्स पर्वत क्यों चर्चा में है ये सबको मालूम है। तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि आल्प्स पर्वत पूछा जा सकता है, यूरोप में पूछ भी दिया गया। हालांकि बहुत छोटी सी बात है क्योंकि उसका कारण है चर्चा में रहने का। तो जब 2016 में यह एग्जाम रहा था, उस समय ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कारण रहा था कोयले के उत्पादन के लिए और गो बैक के लिए। गो बैक इंडिया टाइप का नारा हुआ था, याद है किसी को? तो उसकी वजह से चर्चा में रहा था। तो जब कोई क्षेत्र चर्चा में होगा, समझ जाना उस क्षेत्र को हम हाईलाइट कर लेंगे और हमारे सिलेबस में जो जो दिया गया है हम उसको कंप्लीट करना शुरू करेंगे। पहले देखो जो क्षेत्र चर्चा में है, क्या उसमें कोई भूआकृति है, जैसे पर्वत है, पठार है, भ्रंश घाटी है, नदी है, झील है, समझ जाना कि उससे प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरा, वहां पर खनिज है क्या, क्योंकि सिलेबस में खनिज भी दिया गया है। तो खनिज में भी देखना ईंधन खनिज है क्या, तो पक्का वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहेगा और एमपीपीएससी उस स्थान या उस खदान के बारे में हमसे पूछ सकती है। ये एक तरीका है कि स्मार्टनेस कैसे लाई जा सकती है ज्योग्राफी को करने के लिए। अभी 2022 मेंस में 15 3 मार्कर्स आए। हालांकि पेपर इतना सस्ता था, सस्ते का मतलब सरल था, कि मध्य प्रदेश पीएससी में इस साल जो भी बच्चे मेंस दे रहे हैं वो पेपर फर्स्ट में जब उन्होंने ज्योग्राफी का देखा होगा, किसी भी बच्चे का 3 मार्कर्स नहीं छूटा होगा, फिर वो चाहे किसी भी कोचिंग से, किसी भी टीचर से, किसी भी नोट से पढ़े हो। बहुत सरल पेपर आया था, मैं ये मानता हूँ। चलो इस बार सरल आ गया, लेकिन आगे अगर 2-4 डिफरेंस आता है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अगर आप इनको नजरअंदाज कर दोगे तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी आप सबके लिए। एक और बात समझो, अगला क्वेश्चन आया है कि उपभू और अपभू में क्या अंतर है? अब ये सब संबंध जो है ना वो पृथ्वी से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित है। अब हम जब पृथ्वी पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य यानी सौर मंडल को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो वो है तो उसी का हिस्सा। ऐसा नहीं कि उपभू ही पूछा है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो उपसौर और अपसौर भी पूछा गया है, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आया था प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर की ये ज्वालामुखी से संबंधित है और सिलेबस में लिखा है प्रमुख घटनाएं। उस घटना में स्पष्ट कहा है कि आप ज्वालामुखी पढ़ के आओ, भूकंप पढ़ के आओ, चक्रवात पढ़ के आओ, सुनामी पढ़ के आओ। तो ज्वालामुखी में वो क्या प्रश्न पूछेंगे? उन्होंने 3 मार्कर्स में ये पूछा कि जहां जहां ज्वालामुखी होते हैं, जैसे उन्होंने प्रशांत महासागर का व्रत पूछ लिया। अब इसी से मिलते जुलते और भी कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे रीयूनियन हॉटस्पॉट पूछा जा सकता है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी पूछी जा सकती है, मध्य महाद्वीपीय पेटी पूछी जा सकती है। आप समझ पा रहे हो कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए हैं तो इसी से मिलते जुलते जो चीजें हैं उनको हम नोट्स में डालेंगे और उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी में ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी रामायण पढ़ी जा रही है। हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम की डिमांड है, हमें वो नहीं पढ़ना है जो हमें आता है। बस इन दोनों में फर्क समझना होगा। एग्जाम की डिमांड बहुत छोटी सी है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पेपर अच्छा जाएगा। और डिमांड की तैयारी एग्जाम के अनुसार कैसे कर सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को समझकर। और जो बच्चे 100 लोग होते हैं ना बेटा, मेरा ये अनुमान है कि 98% ऐसे हैं जो ना तो सिलेबस को समझना चाहते हैं और ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि अधिकांश लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ये 98% सिलेक्ट नहीं होते। जो 2% सिलेक्ट होते हैं ना, वो इन्हीं को पढ़कर सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका पहला काम ये है कि पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी तेज कर लो, अब्राहम लिंकन। और तुम्हारी कुल्हाड़ी है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हारे नोट्स। पेड़ है एमपीपीएससी। तुमने क्या किया? ना तो सिलेबस पढ़ा, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, ना नोट्स बनाए, मुंह उठा के चले गए एमपीपीएससी देने के लिए और सीधे किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने लगे। तो तुम्हारी कुल्हाड़ी में धार नहीं है, यानी कि तुम्हें मालूम नहीं है कि पढ़ना क्या है। पढ़ते तो बहुत हो सर,
5-5, 10-10, 12-12 घंटे रट्टे लगा रहे हैं, पर ये नहीं मालूम कि जो हम पढ़ रहे हैं वो काम का है भी या नहीं। क्योंकि जब हमें मालूम चल जाए कि ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो हमारा कितना वर्क बच जाएगा। हटा दो इसको, ये कचड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये ज्ञान तुमको तब होगा जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज देखना शुरू करोगे, सिलेबस देखना शुरू करोगे। पर ये वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना। और हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। कम से कम जो मैं इन बच्चों को टारगेट करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ईगोइस्टिक दिखूंगा मैं आपको कि सर आप बहुत घमंड में बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली मैं इन्हीं बच्चों को टारगेट करता हूँ। सिलेक्शन यही देते हैं, ये इन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये बच्चे 98% तो देखते नहीं है। ये वो हैं जो जोश में आते हैं। पहला वीडियो आएगा ना किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, या कोई भी टीचर इस दुनिया में पढ़ाए यूट्यूब पर, उसके पहले लेक्चर को दुनिया में सब देखेंगे, क्योंकि उसमें कोई काम की चीज। फिर जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू होती हैं फिर मजा नहीं आता, क्योंकि सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें मजा लेना है। मजा नहीं आएगा तो फिर हम क्यों देखें आपके वीडियो। और फिर वीडियो देखने के लिए नहीं डाले जा रहे हैं, पीएससी में बच्चों को पढ़ाने के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं, मेरा ये मानना है। तो जो पढ़ने वाले हैं कितने परसेंट है, 2%। तो मेरे वीडियो जो एमपीपीएससी के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि आप लोगों को पढ़ाया जाए। ह्यूमस को परिभाषित कीजिए, 2017 में आया था। कहां से आया है ये बताओ। मृदा से संबंधित है ये मृदा से संबंधित है। तो मृदा में हमें समझ में आया कि अगर ह्यूमस पूछ सकता है तो फिर हमसे पूछ सकता है कोलाइड बताइए क्या है। तो हमें पढ़ते समय केवल मृदा में लाल पीली मृदा ही नहीं देखनी। हालांकि अभी जो 2022 का मेंस हुआ था उसमें ये पूछा गया था भारत में कितने प्रकार की मृदाएं हैं। हंसी आती है कि एसडीएम डीएसपी लेवल का ये पेपर है जिसमें हम अभी भी यही पूछ रहे हैं, जबकि मृदा में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। मृदा में ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो व्यवहारिक रूप से सही भी हैं, पर उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब ह्यूमस को परिभाषित कीजिए, मृदा से संबंधित है, तो समझ में आया कि ह्यूमस के जो संगठक होते हैं उन पर काम करने हैं। जो ह्यूमस या मैं कहूँ मृदा के जो संगठक होते हैं उन पर काम करने हैं। फिर अगला 2017 में क्वेश्चन आया था, रेशम कृषि किसे कहते हैं। अब ये भारत से संबंधित होगा क्योंकि विश्व में कहीं कृषि का जिक्र है ही नहीं। अब रेशम कृषि जो हम पढ़ रहे हैं तो कृषि के प्रकार आ जाएंगे। फिर जीरो टिलेज भी पूछ लेगा, जैविक कृषि भी पूछ सकता है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को समझना होगा। शस्य गहनता पूछ सकता है। तो कृषि के अंतर्गत कितने प्रकार की कृषि होती है, तैयार रहना है। स्पेशली जो वर्तमान में चर्चा में है उनके लिए जरूर तैयार रहना है। जैसे अभी एक शब्द चर्चा में है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में दो अलग अलग शब्द हैं, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, दोनों को मिला दिया तो फर्टिगेशन। तो इस प्रकार के शब्दों को जो चर्चा में है उनको उठा के रखो तो 3 मार्कर्स में काम आएंगे। याद रखना कि इस साल का 2022 मेंस का ज्योग्राफी का पेपर बहुत लड्डू बनाया उन्होंने, और हिस्ट्री के पेपर में उन्होंने तेल निकाल लिया लोगों का। अब अगला वाला जो शायद 2023 जो मार्च में होने वाला है मेंस का पेपर, उसमें उल्टा ना कर दें, कहीं ज्योग्राफी में तेल निकाल लें और हिस्ट्री में लोगों को आराम दे दिया जाए। तो इसीलिए रिलैक्स नहीं करना है कि ज्योग्राफी अगली बार सरल आ जाएगा। हमको स्ट्रेटेजी पे काम करना है, सरल आए चाहे कठिन आए, हमें अपने कंटेंट से मतलब है और हमें एग्जाम देने से मतलब है। इसमें फंसना ही नहीं है, सरल आएगा कि कठिन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का वर्णन करो 2017 में। इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं कि तांबा उत्पादन करने वाले राज्य बताओ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताओ, ग्रीन हाउस उत्पादन कर या ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करने वाले गैसों के नाम बताओ। तो ये 3-3 फॉर्मेट में हमें कंप्लीट करके रखना ही है। मृदा का अर्थ बताइए। देखिए यहाँ पे ह्यूमस पूछा गया है और यहीं 2017 में मृदा पूछा गया है। ये भी 2017 क्वेश्चन है, ये भी, यानी मृदा से एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो थॉट्स डेवलप होंगे, चीजें समझ में आएंगी। दून और द्वार क्या है। अब ये आ गई है हिमालय वाला पार्ट, यानी भारत का भूगोल का ये अंतर्गत चल रहा है दून और द्वार में। अब ये दून द्वार जो है, अब ये हिमालय भारत में आ गया। अब हिमालय पर्वत भी है, मेरी बात समझ रहे हो। हिमालय क्या है, पर्वत भी है। तो पर्वत एक भू आकृति है, स्थलाकृति है, और विश्व भूगोल में हमें स्थलाकृति पढ़नी भी है। अब उसने हमसे कहा था कि केवल पर्वत पढ़कर आओ, लेकिन सामने कहा है कि पर्वत के लक्षण पढ़कर आओ। तो क्या इस हिमालय के लक्षण दून और द्वार नहीं है? कश्मीर घाटी लक्षण है, ग्रीवाखंड लक्षण है, फॉल्ट लाइन लक्षण है, हिंज लाइन लक्षण है, आईटीएसजेड लक्षण है, एमसीटी लक्षण है। तो जब हम हिमालय को पढ़ने के लिए बैठते हैं तब समझ में आता है कि हिमालय के लक्षण में पढ़ना क्या है। तो उसने हमसे पूछ दिया कि बताओ दून और द्वार क्या होते हैं। ये एक्चुअली हिमालय पर्वत के लक्षण के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। फिर अगला है कि एल्बिडो किसे कहते हैं।
दीप्ति प्रसारण, यह कहाँ से संबंधित है? यह है जलवायु विज्ञान से संबंधित। एल्बिडो का मतलब जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं हमारे वायुमंडल की बाहरी परत से टकराकर बिना किसी ऊर्जा स्थानांतरण के वापस उसी माध्यम से वापस लौट जाती हैं, एल्बिडो कहलाता है। पृथ्वी का एल्बिडो 35%, 33%, जैसा भी होगा वो हम क्लास में समझेंगे। तो यहां समझ में आया कि जलवायु से संबंधित प्रश्न बनेंगे 3 मार्कर्स में। तो एक प्रश्न बनेगा हमारे वायुमंडल से संबंधित। फिर आता है वर्षा का प्रतिलोमन पूछा गया है। वर्षा का प्रतिलोमन क्या होता है कि जब किसी पर्वत पर कोई आर्द्र वायु ऊपर जाती है तो पहले पानी ज्यादा बरसता है, फिर पानी कम बरसता है। इसे वर्षा का प्रतिलोमन या रेन इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल कहा जाता है। तो अब समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो पृथ्वी के ऊष्मायन से पूछा गया, एक क्वेश्चन वर्षा से पूछा गया। और आज जो पेपर हुआ था एमपीपीएससी 2022 मेंस का, उसमें पूछा गया था कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है। वर्षा से एक और प्रश्न पूछा गया था कि बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा कब और कहाँ होती है। तो आज ही के पेपर में 2 वर्षा वाले प्रश्न थे, यानी कि वर्षा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछना है। तो वर्षा वाला जब भी टॉपिक आएगा और सिलेबस में लिखा हुआ है जलवायु में वर्षा और उसका वितरण, और फिर भी हम कंप्लीट करके नहीं जा रहे हैं। वितरण का मतलब कहाँ ज़्यादा हो रही है और कब ज़्यादा हो रही है। तो जब भी वर्षा का वितरण करने के लिए पूछेगा तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सीखने को मिल रहा है कि वर्षा कब और कहाँ ज़्यादा हो रही है, चाहे फिर वो विश्व में हो, भारत में हो, मध्य प्रदेश में हो। तो वर्षा के वितरण में मध्य प्रदेश में पूछ दूंगा कि बताओ मध्य प्रदेश के 2 स्थान जहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, कब और कहाँ होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। और इस बार उन्होंने ऐसा पूछा भी है कि मध्य प्रदेश के 2 राज्य, मध्य प्रदेश के 2 जिले या स्थान बताओ जहाँ सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता हो। ऐसे प्रश्न पीएससी आती है और वो हमें यहीं से सीखने को मिलेगा। फिर अगला आते हैं हम यहाँ पे जेट स्ट्रीम। अब देखिए जेट स्ट्रीम जो है ना, अभी जो 2022 में पेपर हुआ है आज ही के दिन, उसमें फिर से आया है जेट स्ट्रीम को परिभाषित कीजिए। और यहाँ पर भी दिख रहा है 3 मार्कर्स में जेट स्ट्रीम को परिभाषित कीजिए। यानी 2015 का प्रश्न रिपीट हुआ है 2023 में 22 में आके। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर इसी प्रकार से गरजता चालीसा से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थिति बताइए। गरजता चालीसा जलवायु विज्ञान से संबंधित है और जलवायु विज्ञान हमारे सिलेबस में दिया गया है विश्व भूगोल में। कुछ नहीं होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर जो पछुआ पवनें चलती हैं तो उनके अवरोध में कोई स्थलमंडल आता नहीं है रास्ते पर, तो वो समुद्र के ऊपर घर्षण करती हैं और तेज तेज आवाज करती हैं। तो जो 40 डिग्री वाली पछुआ पवन है उसे चीखता साठा, 50 डिग्री वाले को प्रचंड पसासा और गरजता चालीसा, चीखता प्रचंड पसासा, चीखता साठा कहा जाता है। मतलब गरजता चालीसा माने 40 पे गरज रहा है, 50 पे प्रचंड है, 60 पे, इस प्रकार से बनी हुई चीज है, ठीक है। और चीखता साठा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। फिर अगला है एल-नीनो और ला-नीनो को परिभाषित करो। जब एल-नीनो और ला-नीनो आया तो ये भारत के मानसून से संबंधित है। अब चूंकि उसने स्पष्ट कहा है जलवायु पढ़कर आना है, जलवायु के प्रकार पढ़कर आना है, तो उसमें मानसून एक प्रकार की जलवायु होगी। तो इस हिसाब से भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में काम करना है। फिर अगला है संप्राय भूमि किसे कहते हैं। अब संप्राय भूमि क्या है, मैंने कल सिलेबस को डिकोड करते हुए समझाया था कि जब आप लक्षण पढ़ रहे होते हो भू आकृतियों के, स्थलाकृतियों के, तो उन लक्षण पढ़ते समय एक बात याद रहती है कि प्रक्रम आता है और जब भी प्रक्रम आएगा तो उसमें कुछ शब्दावलियां आती हैं। उन्हीं शब्दावलियों में संप्राय भूमि है। डेविस के अपर्दन चक्र का परिणाम है संप्राय भूमि। आगे आते हैं 3 मार्कर्स में पेंडा कृषि किसे कहते हैं। अब ये कृषि के अंतर्गत है और यह झूम कृषि का एक उदाहरण है। फिर पूछ रहा है लू क्या है, 2018 में पूछा गया। एटोल क्या है, प्रवाल भित्ति से संबंधित 2018 में पूछा गया। ठीक इसी प्रकार से उपभू और अपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। अभी देखिए उपभू और अपभू का एक क्वेश्चन तो हमें और भी मिला था, अपशोर, अपसौर, उपभू, अपभू, और साथ ही साथ कह रहे हैं ज्वार को परिभाषित कीजिए, यानी कि जलीय राशि से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्कर्स में 2020 में पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र, उनके नाम और आविष्कार का वर्ष लिखिए। अब समझना, मैंने कहा था कि जो भी आप उपकरण पढ़ते हो, समझाया था सिलेबस में, वो किसने बनाया यानी उसका नाम, और किस वर्ष बनाया ये जरूर करना है। यानी एमपीपीएससी का एक पैटर्न तो समझ में आ गया
कि कब और कहाँ ये जरूर पकड़ लो। जैसे आज उसने क्वेश्चन में पूछा था एमपीपीएससी में कि जीपीएस का पहला प्रयोग कब हुआ था या कहाँ हुआ था, आज ही के मेंस के पेपर में आया। तो कब और कहाँ बड़ा आसान है उनके लिए पूछना। तो कोई उपकरण कब बना, कहाँ बना, किसने बनाया। कोई प्रणाली कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई। कोई सिद्धांत किसने बनाया, कब बना। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे प्लेट टेक्टोनिक आया, कब आया प्लेट टेक्टोनिक, डेट याद रखो। रिएक्टर स्केल कब बना, डेट याद रखो। तो जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो समझ जाओ एमपीपीएससी बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। वो आपसे इस प्रकार के फैक्ट पूछ के आपको बरगला सकता है। अगला, सेन जुआन नदी, कोई ना कोई नदी चर्चा में रहती है तो पूछी जाती है। अभी आज का जो एमपीपीएससी का मेंस है उसमें मुझे ऐसी कोई नदी नहीं मिली जो उन्होंने पूछी हो, ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो शायद इस बार नदी नहीं पूछी गई, नहीं तो हर साल वो कोई ना कोई नदी पूछता है जो चर्चा में रहती है। जैसे मनमबोहो नदी, सीताराम नदी, कुशियारा नदी, बराक नदी, सिंधु नदी, जो चर्चा में है, चाहे वो समझौते की वजह से हो, चाहे वो सूखने की वजह से हो, चाहे वो प्रदूषण की वजह से हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए वजह से हो, चर्चा में है तो पूछी जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन तैयार तो रहना है कि हमें नदियों से प्रश्न पूछने हैं। अब यहाँ पे लिखा है VW चिन्ह किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये जो BW है ये कोपेन से संबंधित है। कोपेन हुआ, थॉर्नवेट हुआ, अब ये जलवायु में आ गए। तो जलवायु में केवल प्रकार नहीं पढ़ने हैं, जलवायु को वर्गीकरण करना है, और किसने वर्गीकरण किया है वो भी पढ़ के जाना है, इससे स्पष्ट हो रहा है। फिर है एंजल जलप्रपात, यानी दुनिया भर में जो भी जलप्रपात हैं, क्योंकि विशेषता है, क्योंकि उसने कहा है नदियां पढ़कर आइए, झीलें पढ़कर आइए, तो नदियों की जो लक्षण होंगे, तो नदियों के एक लक्षण में जलप्रपात भी तो है ना साहब। फिर अगला है पनामा नहर कहाँ स्थित है। पनामा नहर कहाँ स्थित है। अब नहर, नदियां और नहर दोनों पढ़ के आना है। झील, नदियां, नहर से भी प्रश्न आएंगे। तो दुनिया भर की जो भी नहरें हैं, क्योंकि नहरें एक प्रकार से कृत्रिम नदी होती हैं, मानव के द्वारा बनाई जाती है। तो पनामा पूछा है तो इंदिरा गांधी नहर भी पूछ सकता है, सुएज नहर भी पूछ सकता है, कील नहर भी पूछ सकता है। तो जो भी 4 5 6 महत्वपूर्ण नहरें हैं हम उनके भी नोट्स बना लेंगे। फिर आता है माउंट किलिमंजारो पर्वत किस नदी पर है। देखो इस बार उसने कौन सा पूछा था, आल्प्स पर्वत। पिछली बार कौन सा पूछा है, माउंट किलिमंजारो पर्वत। तो वो पर्वत उसने टॉपिक में दिया है ना सिलेबस में कि पर्वत पढ़ के आओ। तो पहले तो सामान्य स्थिति ये है पर्वत पढ़ने की कि सिलेबस में जो दिखा है पहले वो पढ़ लो, दुनिया भर के पर्वत पढ़ डालो जितने भी महाद्वीप पे हैं मेन। जैसे यूरोप का मेन पर्वत आल्प्स है, अफ्रीका का मेन पर्वत किलिमंजारो है, ऑस्ट्रेलिया का मेन पर्वत, उत्तर अमेरिका का मेन पर्वत, दक्षिण अमेरिका का मेन पर्वत। तो पहले मेन पर्वत कर लो। तो यहीं पर प्रश्न आया मेन पर्वत को लेकर। फिर है भूकंप। अब भूकंप तो घटना है, सिलेबस में दिया गया है। ज्वालामुखी से भी प्रश्न पूछ लिया, भूकंप से भी प्रश्न पूछेंगे। और आज जो एमपीपीएससी मेंस 2022 हुआ था उसमें भूकंप की तरंगों के प्रकार पूछ लिए उन्होंने। तो भूकंप में कैसे प्रश्न पूछते हैं, या तो भूकंप का क्षेत्र पूछेंगे, या भूकंप के उपकरण पूछेंगे, या भूकंप की तरंग पूछेंगे, या फिर भूकंप की प्रक्रिया पूछेंगे कि जहां उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस, और जहां पहली बार महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। इस प्रकार से भूकंप जब भी टीचर पढ़ाएगा एक शब्द और आता है छाया क्षेत्र, वो भी कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, और पिछली बार एग्जाम में देखने को मिला भी था जो इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें। टार्नेडो क्या है, यह एक चक्रवात है। मैंने कहा है कि एमपीपीएससी चक्रवात से बहुत प्यार करती है, तो इस बार भी एमपीपीएससी में चक्रवात आ गया है, 11 नंबर में आया है। तो चक्रवात में मैंने ये भी बताया था कि आप प्रशांत महासागर के चक्रवात कर लो, जैसे टार्नेडो है ना, टाइफून है, बिलीबिली है, और हिंद महासागर के चक्रवात कर लो कि पिछले साल कौन से आया था, अरब सागर में कौन से चक्रवात आए, बंगाल की खाड़ी में कौन से चक्रवात आए, उन चक्रवातों को किस देश के द्वारा नाम दिया गया, क्योंकि अलग अलग नाम होते हैं। तो इस प्रकार से तैयार कर के रहना चाहिए, क्योंकि चक्रवात से वो प्रश्न तो पूछता है और प्रश्न पूछे भी गए हैं। अब आते हैं 5 मार्कर्स में। 2015 में 5 मार्कर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय निक्षेप का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। फिर 2017 में क्वेश्चन आया था स्टैकटाइट और स्टैगमाइट की प्रमुख विशेषताओं और उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्थलाकृतियां हैं, चूने क्षेत्र में निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां होती हैं, और उनके निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाइए। मैंने कहा था लक्षण में निर्माण की प्रक्रिया या निर्माण जरूर पूछेंगे। फिर ग्रीवाखंड, यह भी स्थलाकृति है, कहाँ मिलती है, हिमालय में मिलती है। ग्रीवाखंड क्या है ये हमें 5 नंबर में बताने की जरूरत थी,
और यह बलन से संबंधित है। जब अत्यधिक बल अध्यारोपित हो जाता है तो फिर इस प्रकार निर्माण होता है। कैसे होता है वो क्लास में आप समझेंगे। अगला है महासागरीय लवणता के 5 नियंत्रक कारकों का नाम बताइए। महासागरीय लवणता कैसे नियंत्रित होती है, उसके 5 कारक बताने हैं। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, ये जो महासागर की लवणता है इसका संबंध महासागर से है। सिलेबस में महासागर कहीं दिख रहा है नहीं, पर जलराशि दिख रही है, उस आधार पर प्रश्न पूछा गया है। फिर गुप्त ऊष्मा क्या है, 2017 में इसके ऊपर एक चर्चा करनी थी। फिर कास्ट स्थलाकृतियां। अब ये जो स्थलाकृतियां हैं, कास्ट का मतलब चूने प्रदेश से, याद रखना चूना प्रदेश की स्थलाकृति और हिमनद वाले प्रदेश की स्थलाकृति बहुत अक्सर पूछी जाती हैं। तो कास्ट प्रदेश में स्टेगलाइट पूछ दिया गया। कास्ट प्रदेश की स्थलाकृतियों का विकास बताइए, वो भी अनुकूल परिस्थितियां लिखिए कि कैसे विकास हो सकता है, यानी कि मौसम कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए या कितना होना चाहिए, जमीन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ढाल कैसा होना चाहिए। फिर अपक्षय के 3 प्रधान कारक की व्याख्या करनी है। 2020 में 5 नंबर में यह प्रश्न आया था। अरल सागर मरती हुई लवड़ी झील क्यों कहा जाता है, यह भी 5 नंबर में प्रश्न आया था। और ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, यह 5 नंबर में प्रश्न आया था। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत सरल प्रश्न थे, पर जो इस साल 2022 में मेंस हुआ था उसकी अपेक्षा मैं कहूँगा ये वाला पेपर थोड़ा ठीक था। लेकिन ये जो 2022 का मेंस आज हुआ है इसने तो कतई नाक ही कटा दी यार, सही बताऊं, नाक कटाना समझते हो बस। 11 मार्कर्स में देखते हैं। 2021 में प्रश्न आया है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या है। अच्छा, मैंने कहा ना कि जिसके लिए आप तरस रहे हो वो यही है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत सागर तली प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन भूमिका का बताइए। का मानते हैं कि अगर महाद्वीपीय विस्थापन और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत नहीं होता तो प्लेट टेक्टोनिक का क्या महत्व था, कुछ नहीं। उनका आधार ही यानी प्लेट टेक्टोनिक का आधार ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार के ऊपर निर्मित है। तो हम इस पर बात करेंगे, कई सारी इसमें डायमेंशंस को लेंगे। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये बताइए। अब हमें मालूम है कि सिलेबस में जलवायु दिया गया है, तो जलवायु में जो वर्गीकरण है, जो प्रकार है, उसमें एक उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के ऊपर भी हमसे बोला गया था करने के लिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं को बताइए। और फिर पवनों के मुख्य प्रकार बताइए और उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। ये 11 मार्कर्स में 2020 ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चन है। फिर हिमानीकृत अपर्दनात्मक स्थल स्वरूपों का वर्णन कीजिए। अपर्दनात्मक भी होता है, निक्षेपात्मक भी होता है। तो हवा के द्वारा अपर्दनात्मक तैयार रखो, हवा के द्वारा निश्चेतात्मक तैयार रखो, नदियों के द्वारा अपर्दनात्मक, नदियों के द्वारा निश्चेतात्मक। इस प्रकार के डायमेंशन पर भी काम करना है। काम बहुत है साहब, पर मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं 30 लेक्चर में कैसे इस पूरे विश्व भूगोल को समेटूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 30 लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी इन पर फोकस करो और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं इनको रट लो। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया को निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करो। मतलब ज्वालामुखी की उद्गार की प्रक्रिया से जो स्थलाकृतियां निर्मित हो रही हैं उन पर अच्छे से बात करने की बात बोली गई है। तो ये तो एमपीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार से हमारे अड़ोस पड़ोस में जो पीएससीयां हो रही हैं उनमें भी कुछ भूगोल के प्रश्न आए हैं, उनको भी देख लेते हैं कि वो उनका क्या ट्रेंड है। सेम वही ट्रेंड, भूकंप उनने पूछा, हमने भी पूछा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। महान रोदिका हरिकेन, उनने टार्नेड, हमने टार्नेडो पूछा, इनने हरिकेन पूछा। तकला मकान मरुस्थल है। कांगो वेसिन है। और क्या पूछा इनने, काराहली मरुस्थल है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, मेरियाना गर्त, गोवी का मरुस्थल, पामीर की गांठ। ये अलग अलग एग्जाम पीएससीओ के द्वारा पूछे गए 3 मार्कर्स हैं। अच्छा, 5 मार्कर्स भी पूछे गए हैं और 11 मार्कर्स या बड़े वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हाँ, जैसे शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के ध्रुवीय बातान सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब शीतोष्ण चक्रवात और चक्रवात से संबंधित प्रश्न आज ही हमारे पीएससी 2022 मेंस में आया है, तो इसका मतलब चक्रवात सबका फेवरेट है। फिर है थॉवेट द्वारा प्रस्तुत विश्व जलवायु का वर्गीकरण करो। अगर आपने देखा हो पिछली जस्ट हमने क्वेश्चन बताया था कि 3 मार्कर्स में कोपेन की जलवायु, तो थॉर्नवेट की जलवायु, कोपेन की जलवायु, अगर अड़ोसी पड़ोसी पूछ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। महासागरीय गर्त क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब महासागरीय गर्त माने स्थलाकृति है और उत्पत्ति का मतलब प्रक्रिया है। क्या हमारे सिलेबस में ये है? बिल्कुल है। हमें स्थलाकृतियां पढ़ के जानी है तो हम पढ़ाई करेंगे। समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारकों की विवेचना कीजिए। ज्वार भाटा क्यों आते हैं, हमने भी अभी पूछा था।
उपभू, अपभू ज्वार। वायु राशि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यूपीएससी 2018 में आया था। ज्वालामुखी, यूपीपीसीएस। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं? ज्वालामुखी उद्गार के संबंधित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। जैसे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और अंध महासागरीय धाराओं का नाम बताइए। ठीक इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है, स्थलीय भाग पर पहुंचते ही यह तूफान धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो हम कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएंगी चीजों को लेकर। अब ऐसे प्रश्न आया कि ज्वालामुखी की परी प्रशांत मेखला, हमने भी पूछी है, पड़ोसियों ने भी पूछी है। इससे ये समझ में आया कि अगर आसपास के पीएससी के कोई पेपर हो रहे हैं तो उससे मिलता जुलता हमारा पेपर होता है। तो आसपास के जितने भी पीएससी के पेपर हैं उनके प्रश्नों को भी एक बार अच्छे से देख लो, इससे हमारी पढ़ाई और सही दिशा में आ जाती है। रॉकी पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषता बताओ। अभी एमपीपीएससी ने नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषता बताओ। विश्व के 4 पर्वत निर्माणकारी घटनाओं और उनके मुख्य पर्वत के नाम बताओ। ये प्रश्न तो एमपीपीएससी में बन सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है। दरारी ज्वालामुखी उद्वेलन क्या है? विश्व में इनकी उपस्थिति के क्षेत्र के बारे में बताइए। उल्का झील किसे कहते हैं? झील हमारे सिलेबस में है तो क्या ये हमसे पूछी नहीं जा सकती है? इसीलिए कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना केवल अपने देखो, अड़ोस पड़ोस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस रखो। उत्तर अमेरिका की महान झीलों की अवस्थिति, नाम एवं महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भारत की बीएचएस, देखिए ये राजस्थान का है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जलवायु कहाँ मिलती है। इसी से मिलता जुलता हमने भी पूछा है कि नहीं पूछा है, कॉपेन की जलवायु, ये भी कॉपेन की जलवायु है। क्या समझ में आया कि जो प्रश्न बनते हैं वो आसपास को देखकर ही बनते हैं। तो सभी के पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली एग्जाम लगभग सबका एक जैसा ही है। प्रश्न इधर से उधर जाते हैं, पैटर्न तो एक ही यूज कर रहे हैं। जिस बच्चे ने ये समझ लिया उसका एग्जाम पहली बार में ही निकल जाएगा। अधिकांश बच्चे ये नहीं करना चाहते हैं और ना जाने कितने लोगों को ये क्लास बोर लग रही होगी। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के नाम। अभी देखिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पूछी, हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय जलवायु पूछी थी। प्रश्न का पैटर्न तो सेम ही है, बस नाम ही तो बदला हुआ है। गलती है अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो। जैसे ग्रांड कैनियन, ये जहाँ ग्रांड कैनियन है ना, और जो नदी वहाँ पे जोसेफ नदी, वो यहीं पर तो है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो रिपीट हुआ है, बोलो एमपीपीएससी में भी है और ये राजस्थान पीएससी में भी आया है। तो हमें देखना होगा पीएससी के लिए। अब देखिए कास्ट के जो प्रक्रम है, चूना पत्थर के मैदान को लेकर हमने 2 प्रश्न पूछे और उसमें भी कास्ट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, यहाँ पर भी दिख रहा है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण कीजिए और उनका वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए। छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। इससे हमें ये निष्कर्ष पर पहुंचे भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना केवल एमपीपीएससी के निहारने हैं, आसपास की पीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है यदि आप चाहते हो कि एमपीपीएससी पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। एमपीपीएससी को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मेरा फॉर्मूला फिर से बोल दे रहा हूं कि एमपीपीएससी जो मेंस है, और मैं ये बात कर रहा हूं 2024 के लिए, तो अभी प्री की भी तैयारी कर रहे होगे, किसी के लिए भी बात करूं, सबसे पहले सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा है तो तैयारी स्टार्ट मत करना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर नोट्स बनाना शुरू करना है, फिर क्लास लो, फिर तुमको देना है, रिवीजन करना है जितना रिवीजन कर सको। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर आप इंदौर, जबलपुर, भोपाल में कहीं हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, बाहर हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। लेकिन मेरे भाई जितना लिखोगे उतना ज़्यादा मेंस निकलने के चांस हैं। तो कम से कम दिन में 3 घंटे लिखने की आदत डालो और कोशिश करो कि सुबह 10 से दोपहर 1 के बीच में आप ये लिखाई करें, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस की टाइमिंग यही है जो आपको देनी होती है। तो अपने शरीर को उस हिसाब से हैबिचुअल करो। अगर आप इतना नहीं करोगे तो केवल इतना मानना कि तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। लेकिन अगर रणनीति से चलते हो, बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन अपनाते हो, तो तैयारी अच्छी भी मानी जाएगी, सिलेक्शन भी होगा। फिर किस्मत काम नहीं करेगी, फिर मेहनत काम करती है। मेहनत स्मार्ट रखना, ऐसा नहीं कि कई बच्चे इसमें ऐसे हैं 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाए। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, होता तो मैं भी सिलेक्ट हो जाता ना। तो कहीं ना कहीं किस्मत का खेल तो है।
ना। मेहनत तो मैंने भी की, नॉलेज तो भाई मैंने भी गेन किया, पर कहीं ना कहीं मेरी रणनीति कम रही होगी, मैंने कोई ऐसी गलती की होगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। अब जो गलती मैंने की है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे छोटे भाई हो, इसमें कई बड़े भाई होंगे, इसमें कई मित्र सखा होंगे, वो गलती आप ना करो। तो जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। रही बात आलोचना की कि सर आप इतना ज्ञान दे रहे हो, तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? अरे झंडे नहीं गाड़े, इसलिए तो तुम लोगों को बताने आए कि तुम लोग झंडे गाड़ दो, तुम्हारे झंडे गड़ जाएंगे, अपन तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो जो गलती हमने नहीं की, वही तुम वो गलती मत करो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीधे किसी सिलेबस को या सीधे किसी एग्जाम में अगर बैठना है तो उसके सिलेबस को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझो। सीधे किसी कोचिंग के नोट्स मत पढ़ने लगो, सीधे कोई किताब मत पढ़ने लगो, सीधे एनसीईआरटी मत पढ़ने लगो, सीधे किसी कोचिंग का या एप्लीकेशन पर जाके क्लास मत देखने लगो। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सिलेबस देखो। मेरा निवेदन है, इस चीज़ को समझिए आप। अगर आप ये नहीं करते हो, जो बच्चा ये कर लेना, अगर आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, तो मेरा तो ये मानना है कि 80% तैयारी यहीं हो जाती है। जैसे जब कभी आप जिम ट्रेनर के पास जाओगे तो तुमसे एक बात बोलेगा कि भाई साहब डाइट का काम है 90%, जिम तो 10% काम करती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, केवल जिम ही जिम करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। हकीकत ये है कि एक्सरसाइज तो केवल 10% होती है। मैंने आमिर खान का एक इंटरव्यू सुना था जब वो दंगल या किसी मूवी के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहा था, और ये बात सही भी है। ठीक उसी प्रकार से एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट का या कोई भी एग्जाम पास करना हो तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसकी रणनीति बनानी होगी। और रणनीति ये है कि पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से क्रैक करो, उसको तोड़ो, उसको डिकोड करो, उसके मतलब को समझो। और जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो सिलेबस को ऐसे दिमाग में सेट करो कि न्यूज़पेपर पढ़ते ही दिमाग में वो पॉइंट क्लिक करे कि नहीं यार, ये हमारे सिलेबस की चीज़ है, इसको उठा के अपने नोट्स में अपडेट करना है। इस लेवल पे अगर सिलेबस को समझ लिया तो एग्जाम पास करना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, वो तुम्हें भटकने से रोकेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे घोड़े के आंखों के बगल में जो पट्टी लगी रहती है ना, वैसा काम करती है मेरे हिसाब से। जिस प्रकार से घोड़ा अपने रास्ते से ना भटक जाए, तो जब भी तुम तैयारी करते हो तो हम भटक जाते हैं। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, मानो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिर ज्ञान लेके ही मानेंगे। तो जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज पढ़ोगे ना, वो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठोगे और तुम जैसे ही डेप्थ में जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको समझाएंगे, बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं है, क्यों इतना पढ़ रहे हो, पीएससी तो सिर्फ इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। ये बात बहुत बड़ी बात है जिसको ये समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ। तो अब आप बताओ, आपको कंटेंट कलेक्टर बनना है या डिप्टी कलेक्टर बनना है? एक और बात, जो भी ये वीडियोस आपको यूपीएस एमपीपीएससी के लिए मिल रहे हैं मेंस के लिए, ये केवल 2 दिन तक अवेलेबल रहेंगे। यानी कि कल वाला वीडियो, आज वाला वीडियो, ये तो हटाऊंगा नहीं। अब जो कल से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं पर्वत पढ़ाना शुरू करूंगा शायद, वो 2 दिन रहेगा आपके पास। और 30 दिन के अंदर ये पूरा विश्व भूगोल मैं समेट दूंगा, जिसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि पहले बोर्ड पर मैं चित्र बना दूं, कंटेंट को लिख दूं, और उसकी पीडीएफ कोशिश करूंगा कि हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिले। मैं बोल रहा हूँ कोशिश करूंगा, मिले इसकी जवाबदारी नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, एमपीपीएससी प्री के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था ना इंडियन ज्योग्राफी, वो एप्लीकेशन पर डला हुआ है। अब उसकी पीडीएफ इस पैनल में थी, अब पता नहीं पैनल करप्ट हो गया कि क्या हो गया, वो पीडीएफ गायब हो गई सब। सेव तो मैंने सब कर दी थी, अब पीडीएफ नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुमको ये लग रहा है कि सर पीडीएफ नहीं देना चाह रहे हो, अरे हम क्या छाती धर के बैकग्राउंड ले जाएंगे क्या पीडीएफ को? तो मैं भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं सेव करता जाऊंगा, पर्वत पठार, और उनको उसी नाम से लगा के फिर अगर बच गई जिंदा तो फिर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा सब पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ के सारे मत रहना, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना। बाकी परेशान मत हो, बहुत लंबा समय है। सर अभी तो आप इस स्पीड से पढ़ा रहे हो तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। 2023 को टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ मैं। 2023 वाले चिपकना चाह रहे हैं तो चिपक लो आके मेरे से, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है 2024। हाँ, हालांकि 2023 मार्च में होना है, तो विश्व भूगोल तो मैं अच्छा करा ही दूंगा, भारत और मध्य प्रदेश के भूगोल को भी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन 2024 के लिए मैं श्योर हूँ कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट आ रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। सर हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो अमीर बनोगे।
अभी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, यूट्यूब पर जो भी पढ़ाऊँगा फ्री रहेगा, क्योंकि आपके पास अफोर्ड करने का पैसा नहीं है। 2 दिन तक मेरा लेक्चर यूट्यूब पर रहेगा। फिर भी अगर तुम उसको नहीं पढ़ पाते हो, नोट्स नहीं बना पाते हो, फिर मैसेज और कॉल आते हैं कि शायद सर हम गरीब हैं, सर हमें ऑफ़र और दे दो, हम 1200 में नहीं खरीद पाएंगे, तो मेरी नज़र में तुम गरीब नहीं, तुम मक्कार हो। मैं अपने गरीब बच्चों के लिए जो सच में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से एसडीएम बनने के लिए मरे जा रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ आएंगे, 2 दिन रहेंगे, नोट्स बनाने का पर्याप्त मौका होगा। बाद में फेफड़े बाहर मत निकालना कि माड़ साहब तुम फ्रॉड आदमी हो, तुम फ्री में नहीं पढ़ाते हो, लंबी लंबी बातें फेंकते हो। इन बातों पे मेरे पे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं और पड़ेगा भी नहीं। एप्लीकेशन पर 2 दिन के बाद वो वीडियो चला जाएगा। 1200 रुपये फीस होगी विश्व भूगोल की, और 1200 रुपये फीस होगी मध्य प्रदेश के भूगोल की, और 1200 रुपये फीस होगी भारत के भूगोल की। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर ही पढ़ डालो, जिन पे अफोर्ड करने की शक्ति नहीं है। जो मक्कार और आलसी और पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा आके मुझे दो, तो मैं भी अपने घर का खर्च चलाऊंगा। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत। कल से शुरू करते हैं विश्व भूगोल। प्रचार खत्म, कल से एक्शन मूवी शुरू।